ठीक है, सर। आवाज जा रही है ना? ओके। जी जी जी, आवाज आ रही सर। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 368 में प्रावधान है कि किस तरह से किस का आर्टिकल का अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो जब भी कभी स्टेट लिस्ट के किसी इसमें परिवर्तन अगर किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, ये तो आप लोग के जीके का भी विषय है कि लोकसभा का या फिर हाउस का जितना स्ट्रेंथ है उसके सामान्य बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से ये अमेंडमेंट लाया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसी पर सहमति नहीं बन रही थी और उसके साथ भारतीय गणराज्य के 50% स्टेट लेजिस्लेचर की भी इस पर सहमति आवश्यक थी। उस एक्ट को स्टेट के लेजिस्लेचर से भी पारित होना था। कितने स्टेट के? कि भारत में जितने राज्य हैं उसके 50% स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इसे पारित किया जाना था। आर्टिकल 368 में ये प्रावधान है कि जब भी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके तहत लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और उसके टोटल स्ट्रेंथ के सामान्य बहुमत के साथ साथ भारतीय गणराज्य के 50% स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा उस एक्ट को पारित किया जाना है। ये तमाम प्रक्रियाओं का पालन हुआ और तब ये मैं अभी चूंकि लेजिस्लेटिव पहलू भी कुछ डिस्कस कर ले रहा हूं, ये आप लोगों के लिए ज्यादा जानना जरूरी है। हमारे विभाग के अफसर के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस रूप में सितंबर 2016 में ही ये अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ और इस अमेंडमेंट के लिए बिल का नंबर क्या था? 120। हाँ, है ना ऑडियो? जी 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 जी, आवाज आ रही सर। हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। जी जी, जब भी होते नंबर दिए हुए हैं उस पर फोन करिएगा अगर इस तरह की गड़बड़ी। हाँ सर, फोन कर लेंगे सर। तो इस रूप में सितंबर 2016 में ये एक्ट पारित हुआ और इस अमेंडमेंट के लिए जो संसद में बिल लाया गया था उसका नंबर था 122वां बिल था ये। और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैमा था? 101वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, 101st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जीएसटी में अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट का परिणाम क्या हुआ और उससे क्या बदलाव आया? ठीक है, तो सबसे पहला इस अमेंडमेंट का प्रभाव ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 246A ऐड किया गया। ठीक है, पहले हम लोग 246 एक दिन पिछले क्लास में भी अभी भी मैंने बात किया कि जो एग्जिस्टिंग संविधान में जो राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति का माने कानून बनाने का या उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो डिफाइन कौन करता है? आर्टिकल 246। चूंकि अमेंडमेंट हुआ था तो अमेंडमेंट के परिणाम स्वरूप 246A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और उसका प्रभाव ये हुआ कि राज्यों को एम्पावर किया गया कि जीएसटी के लिए वो अपने अपने, चूंकि स्टेट का भी अभी भी इंटरेस्ट अक्षुण्ण है, केंद्र सरकार का भी इंटरेस्ट मेंटेन्ड है, उनका टैक्स जहां था वही है, राज्य का भी टैक्स का अपना इंटरेस्ट है, लेकिन है तो सिंगल जीएसटी। तो इसके चलते राज्य को एम्पावर किया गया कि जीएसटी के कलेक्शन के लिए वो अपना एक्ट पारित करें जीएसटी के लिए। उसी तरह सेंटर अपने के लिए, जैसे स्टेट का टैक्स जीएसटी क्या होता है
SGST नाम सुना है ना आप लोग? SGST जो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST पर कानून बनाने के लिए एम्पावर 246A किसको किया? SGST पर कानून बनाने के लिए राज्यों को, और केंद्र सरकार के कानून के लिए CGST जो है वो केंद्र सरकार का कर है, तो उस पर कानून बनाने के लिए पावर किसको मिला? केंद्र सरकार को। 269A भी एक नया जोड़ा गया, नया आर्टिकल जो एम्पावर किया, वो आर्टिकल भारत सरकार को कि IGST पर कानून बनाने का, दो राज्यों के बीच में अगर GST रिजिम के अंतर्गत अगर व्यापार होता है तो उस पर कानून बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकृत किया गया। तो क्या हुआ? एक हुआ SGST जिसके लिए कानून बनाने का पावर हो गया राज्य सरकार को, CGST पर कानून बनाने का पावर हो गया किसको? केंद्र सरकार को, और IGST पर भी कानून बनाने का पावर किसको हो गया? केंद्र सरकार को। और सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या एडिशनल एक्साइज या राज्यों के वैट समाहित होके क्या हो गए? तो इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के किन किन करों को इसमें समाहित किया गया GST में, ठीक है? तो वो कौन कौन से कर थे? एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। और राज्यों के कौन कौन कर शामिल हुए इसमें? जैसे एंट्री टैक्स वो भी इसमें सबज्यूम हुआ, वैट सबज्यूम हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो हम जब GST डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पहलू के बाद तो उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो क्या हो गया कि SGST पर कानून बनाने का पावर किसको मिला? स्टेट गवर्नमेंट को। CGST पर कानून बनाने का पावर भारत सरकार को, और IGST पर भी भारत सरकार को। और चूंकि यूनियन टेरिटरी भी यहाँ है तो यूनियन टेरिटरी पर चूंकि वो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है यूनियन टेरिटरी, तो UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इस पर कानून बनाने का भी पावर किसको मिला? भारत सरकार को, ठीक है? तो इस तरह से चूंकि मैंने पहले कहा कि इस कानून को GST को पैन इंडिया बेसिस पर लागू होने के लिए यह आवश्यक था कि संसद से तो पारित हो ही जितना इसका रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है, और उसके अलावे पूरे भारत में जितने राज्य हैं उसके आधे राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इसके पारित होना था। तो GST आने के पहले कितने एक्ट पारित हुए? उस समय, आज जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, लेकिन जिस समय GST लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, और दिल्ली को भी पूर्ण राज्य ही माना गया फॉर द पर्पस ऑफ GST। और पांडिचेरी में चूंकि लेजिस्लेचर है यूनियन टेरिटरी, माने वहां फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है तो इसलिए उसको भी GST पर्पस से राज्य मानते हुए 31 राज्य माना गया। 31 राज्य, और 31 राज्य अगर मानते हैं तो आधे लेजिस्लेचर मतलब 16 राज्यों के असेंबली से इसको पारित किया जाना ये आवश्यक था, यद्यपि तो सारे राज्य द्वारा पारित हुए, और पारित करना मजबूरी भी था। जब GST एक्ट आ गया था तो राज्यों के अधिकार भी खत्म होने थे कि वो पुरानी व्यवस्था में वैट इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते थे, लागू भी नहीं कर सकते थे। तो GST एक्ट आने के लिए कितने एक्ट पारित हुए? 30 राज्यों के एक्ट, 30 एक्ट हो गए SGST। उसके बाद 31वां क्या हुआ? CGST एक्ट जो भारत सरकार द्वारा पारित हुआ। उसके बाद IGST, ठीक है, IGST पारित हुए।
उसके बाद यूटी जीएसटी पारित हुए, ठीक है। और एक 5वां एक्ट भी आया, जीएसटी में ये प्रावधान किया गया कि वैसे राज्य जब जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर किसी राज्य का जो जीएसटी लागू होने के बाद और जीएसटी में जो टैक्स सब सम्मिलित हुए हैं उससे अगर कलेक्शन में 14% की वृद्धि नहीं हो रही है मिनिमम, तो जो घाटा होगा वो भारत सरकार पूरा करेगी, कंपनसेट करेगी उस स्टेट को। आप इसको इस रूप में समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बिहार में हैं, अगर जीएसटी आने के पहले अगर इस स्टेट का कलेक्शन अगर 1000 करोड़ था और जीएसटी जब लागू हुआ तो इसका अगर कलेक्शन 14%, 1000 करोड़ अगर मान लिया कि कलेक्शन था तो 14% इसका कितना होगा, 140 होगा ना। तो अगर 1140 करोड़ रुपए मतलब 14% ग्रोथ अगर नहीं होता है, मान लेते हैं कि 1150 करोड़ ग्रोथ हुआ, 1150 करोड़ जीएसटी के बाद कलेक्शन हुआ, तो 14% में कितना का शॉर्टफॉल हुआ, 40 करोड़ का। चूंकि 1000 करोड़ पहले का कलेक्शन था, जीएसटी के पूर्व में होता था, इसके जस्ट पीछे वाले वित्तीय वर्ष में। अब भारत सरकार ने कहा कि जिन राज्यों को 14% का ग्रोथ नहीं मिलेगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद, तो जो कमी होगी उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी। तो अगर 1000 करोड़ अगर यहाँ का कलेक्शन था तो उसमें 14% के ग्रोथ के साथ 1140 करोड़ मिनिमम कलेक्शन होना चाहिए। वो कलेक्शन नहीं हुआ, 1150 करोड़ हुआ, तो 40 करोड़ कंपनसेट करेगी भारत सरकार। और ये 5 साल के लिए व्यवस्था बनाई गई कानून में, ये कानून बनाया गया और इसका बेस ईयर लिया गया कि जब से जीएसटी लागू हुआ तो सब ये लागू कब से हुआ है, 17 से, तो उसके 5 वित्तीय वर्ष तक अगर हर साल अगर 14% ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके लिए कंपनसेशन भारत सरकार देगी, ठीक है। अगर कंपनसेशन भारत सरकार को देना है तो भारत सरकार के पास कोई कार्यों का खजाना नहीं है, इसके लिए एक प्रावधान किया गया, एक नया शेष लाया गया। और इसके लिए एक्ट कौन आया, आप लोग से अगर कोई पूछे कि एक राज्यों को कंपनसेशन कहां से मिलता है तो इसके लिए कानून बना, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट फॉर स्टेट। तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आया। अब ये स्टैट्यूटरी लिएबिलिटी है केंद्र सरकार की कि जिसका 5 वित्तीय वर्षों तक अगर 14% का ग्रोथ नहीं होता है तो भारत सरकार को देना है। और उस राज्य को, जिस राज्य में शॉर्टेज हो, ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 14% से अगर नीचे आता है किसी राज्य का टैक्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो ये एक कानूनी प्रावधान, कानून का रूप दिया गया और इसके लिए जीएसटी कंपनसेशन एक्ट लोकसभा में पारित हुआ। और इस तरह से अगर सारे राज्य के जो एसजीएसटी एक्ट हैं, यूटी जीएसटी एक्ट हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, ये 35 एक्ट पारित किए गए उस समय बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। आप लोग आवाज सुन रहे हैं ना? जी जी, आप बहुत बहुत अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये इतना एक्ट। उसके बाद चूंकि मैंने पहले कहा कि राज्यों को अपना अधिकार छोड़ना था, सर्विस टैक्स भारत सरकार का था और कमोडिटी के सेल परचेज पर टैक्स लगाने का पावर किसका था, राज्य सरकार का। अब क्या हो गया, क्रॉस एम्पावरमेंट हो गया। सर्विस टैक्स जो स्टेट के क्षेत्राधिकार में नहीं था अब वो मर्ज हो गया है चूंकि जीएसटी में, तो उस पर भी उसका अधिकार हो गया राज्य का। और कमोडिटी के सेल परचेज पर टैक्स लगाने का पावर भारत सरकार को नहीं था, तो उस पर अब उसका भी पावर हो गया। कहने का मतलब मिल के इंटीग्रेशन हुआ टैक्सों का, माने विभिन्न करों का इंटीग्रेशन हुआ और इंटीग्रेशन से क्या हुआ, क्रॉस एम्पावरमेंट हुआ। माने कहने का मतलब कि कॉमन टैक्स बेस बना। अब वो तो हम जब जीएसटी अभी थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करते हैं उसमें और ज्यादा डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी हम चूंकि उसके लेजिस्लेटिव पहलू को देख रहे हैं तो उसकी नई व्यवस्था, चूंकि अब राज्य का विषय ना है, नई केंद्र का विषय है
कि जीएसटी पर अब कोई किसी तरह के कानून लाने का या अमेंडमेंट करने का या टैक्स रेट बढ़ाने का या क्या रिटर्न का ये हो, एक्ट में, जीएसटी एक्ट में क्या संशोधन आएगा, क्या सब किया जा सकता है, उसमें जो सुझाव होगा, तो कहने का मतलब एक राज्य का पावर नहीं रहा और ना भारत सरकार अकेले कुछ कर सकती है। तो इसके लिए एक क्या गठन हुआ, एक नया एंटिटी आया, वो था जीएसटी काउंसिल। नाम सुने होंगे आप लोग, जीएसटी काउंसिल। इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया कि एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, आर्टिकल उसका नाम है वो 279A। 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। वो काउंसिल में कौन कौन लोग रहेंगे, तो उसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री या नहीं, भारत सरकार के वित्त मंत्री और राज्य मंत्री। कहने का मतलब कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व उसमें होगा, उसके मेंबर होंगे, जो भी हो, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और जितने भी राज्य हैं उन सबों के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कोई मंत्री, ठीक है। पहले 31 राज्य था, अभी हम उसको मान ले के भी स्टेट डिस्कशन होता था, उस पर डिस्कशन होता था और पारित किया जाता था, बहुमत से पारित किया जाता था। उसी तरीके से आज अगर जीएसटी के किसी प्रावधान में अगर बदलाव अगर किया जाना है किसी तरह का, तो कौन इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकार किसको है, तो जीएसटी काउंसिल को है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय कैसे होता है, तो मैंने पहले कहा कि 1/3 स्टेक उसमें भारत सरकार का है और 2/3 स्टेक राज्य सरकार का है। और वोटिंग कैसे होगा, जब 1/3 उनका है, इधर 30 या 31 राज्य जो भी है उसका है। और इसमें निर्णय अगर असहमति अगर होती है किसी बिंदु पर, तो उसमें निर्णय कैसे होना है, निर्णय होना है 3/4 मेजोरिटी से, 75% वोट के साथ ही कोई निर्णय हो सकता है अगर असहमति हो तो। अब वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, तो इसमें वेटेड वोट का कॉन्सेप्ट है। वेटेड वोट का मतलब ये हुआ कि अगर भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, अकेले वोटिंग करते हैं, उनका स्टेक है 33% का। अगर अकेले हैं, राज्य मंत्री नहीं है, उनका एक वोट का मतलब होता है 33%। और दूसरा, अगर राज्य मंत्री बैठते हैं, अगर दोनों उनके वोटिंग करते हैं, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के, तो वैसे में उनका चूंकि 33% वोट का उनका शेयर है, तो 16.5% का शेयर होगा। और बचा इधर कितना, 66 पॉइंट समथिंग होगा, 66.6 या जो भी होगा इधर बचा। इसको हम जितने राज्य हैं, अगर 30 राज्य मानते हैं, तो उसमें 30 से भाग देंगे, 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा वही वोटिंग राइट होगा एक राज्य का। 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा 66.6 में भाग देंगे 31 से, या 30 से, आज की तारीख में 30 से। तो ये वेटेड वोट का कंसेप्ट है और इसमें निर्णय होना है 3/4 मेजोरिटी से, असहमति की स्थिति में। तो अब ये बताइए कि क्या पूरे राज्य एक तरफ हो जाएंगे फिर भी निर्णय को प्रभावित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इनका कंपोजिट स्ट्रेंथ ही है 66% का। और अगर भारत सरकार अकेले चाहे जो हम अपना कोई निर्णय थोप दे, तो संभव है, उनका स्ट्रेंथ है 33% का। निर्णय तभी होगा जब केंद्र और राज्यों के बीच में सहमति बने, या अगर असहमति हो तो राज्यों के साथ केंद्र मिले या केंद्र के साथ राज्य मिले, तभी 75% वोट होगा और तभी वो कानून में अमेंडमेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अकेले न केंद्र का डोमिनेंस है
ना राज्य सरकार का डोमिनेंस है, और जो भी निर्णय होगा वो बहुमत से होगा। ऐसे आम सहमति ही बच जाती है। अब तक जहां तक मुझे याद है काउंसिल में अब तक वोटिंग की नौबत नहीं आई। इसमें एक इम्पोर्टेंट पहलू अभी, अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट करने के लिए क्या आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया गया, कौन एक्ट आया, और कैसे काउंसिल का गठन हुआ, और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जीएसटी नेटवर्क बना, एक ऑल इंडिया पोर्टल बना। एक सिंगल पोर्टल से पूरे इंडिया में टैक्स का भुगतान होता है, रिटर्न का भुगतान होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक सिंगल पोर्टल बना। अब हम आते हैं कुछ और चीजों पर जो इसमें क्या जीएसटी डिस्कस करने के पहले ये आवश्यक है, इसको भी डिस्कस किया जाना कि विवाद किस चीज पर था। राज्यों, डेवलप्ड स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इन लोगों का शुरू से विरोध किस बात का था कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लूजर होगा। जो हम बाद में देखेंगे, उनका ये था कि अब तक इस व्यवस्था के पूर्व, मैंने एक टैक्स की बात की, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, जब भी वहां से व्यापार होता था तो उनको सीएसटी मिलता था, और वो जब जीएसटी लागू हुआ तो सीएसटी खत्म हो गया। तो उस राज्य को अभी हम आगे देखेंगे, उसमें उनको कुछ माने लूजर है, उनको नहीं मिलना है। और जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको लाभ होगा, जहां पर फाइनली कमोडिटी का कंजम्पशन होता है, टैक्स वहां मिलेगा। एक इस बात पर विरोध था। उससे भी बड़ा विरोध एक बात पर था, हालांकि बिहार के लिए उतना ये नहीं है चूंकि यहाँ प्रोहिबिशन लागू है। ये एक बहुत बड़ा स्टेट का विरोध इस बात पर भी था कि जीएसटी लागू होना है हो, लेकिन इंडियन मेड फॉरेन लीकर, IMFL, या कहिए लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैंने पिछले क्लास में भी किसी संदर्भ में मैंने कहा था कि ये गुड्स की परिभाषा में नहीं आता है, चूंकि डिफाइन किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राज्य इस बात पर अड़ गए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप ये प्रावधान करिए कि लीकर गुड्स ही नहीं है, ना सर्विस है, इस पर मैंने टैक्स की देनदारी थी, ये इस पर जीएसटी ले भी नहीं हो सकता है। तो उसके पीछे रेशनल ये था हर राज्यों के लिए कि आप लोगों ने अभी भी सुना होगा इस कोविड पैंडेमिक में कि विभिन्न राज्य लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, लीकर के दुकान को सबसे पहले खोला, क्योंकि उस पर 50%, 60%, 70%, जैसे बिहार में ही जिस समय प्रोहिबिशन नहीं था जिस पर 50% टैक्स था, 100 रुपया के शराब पर 50 रुपया टैक्स से था। फिर उस पर और भी विभिन्न तरह का टैक्स था, एक्साइज था, या उस पर और भी लेवी था। कहने का मतलब कि राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा IMFL से टैक्स, मैंने लीकर से टैक्स होता है, और राज्य इस पर अड़ गए। केंद्र सरकार ने उस समय कहा भी कि नहीं, हम इस पर नहीं लगाएंगे, राज्य इस पर भी नहीं माने। उनका कहना था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप इसको गुड्स की परिभाषा से बाहर करिए। ये एक अमेंडमेंट हुआ कि लीकर जीएसटी के परव्यू में नहीं है। आप लोगों ने अभी सुना होगा, जानते होंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी जीएसटी नहीं है, लेकिन इस पर अगर सरकार आज काउंसिल अगर लाना चाहे, जीएसटी काउंसिल में विचार हो कि नहीं हम पेट्रोलियम को जीएसटी के नेट में ले आएंगे, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी, ये जीएसटी काउंसिल को पावर है। लेकिन लीकर पर टैक्स लगाने का पावर, जीएसटी के परव्यू में लाने का अधिकार वो जीएसटी काउंसिल को भी नहीं, उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जाना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। दूसरा, अब हम आते हैं जीएसटी पर कि जीएसटी कैसे फंक्शन करता है और जीएसटी क्या है। तो सबसे पहला हम उसके कुछ पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एसजीएसटी एक तरह से कह सकते हैं ए रिप्लेसमेंट ऑफ वैट है। जीएसटी का मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले वैट मिलता था, एंटरटेनमेंट टैक्स या जो भी टैक्स में सबज्यूम हुआ है जीएसटी में,
तो मेजर उसमें क्या था, वैट था। हाँ, एक चीज और, इलेक्ट्रिसिटी पर जो ड्यूटी लगता था वो भी अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर है हर राज्य में। जैसे बिहार में भी साउथ बिहार पावर सप्लाई कंपनी है, नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई कंपनी है, आपके घर का बिजली का बिल आता होगा, उस पर जो है सो कि ड्यूटी लगता है। वो ड्यूटी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही लगाया जाता है, और वो अभी जीएसटी के में नहीं है। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ वैट है। स्टेट का जो टैक्स था उसके बदले अब वो है एसजीएसटी। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेज इम्पोज किए जाते थे उसके बदले में क्या है अब, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और जो इंटर स्टेट ट्रेड था उस पर जो पहले टैक्स लगता था वो था सेंट्रल सेल टैक्स, वो अब रिप्लेस होके क्या हो गया है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी जैसे राज्यों का है एसजीएसटी, उसी तरह यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं भारत में वो वहां पर जो टैक्स लगेगा उसको हम आप क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इन चार्जेज। अब हमको जानना है कि जीएसटी है क्या। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट बोलते हैं कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कैसे है, इसमें किन किन टैक्स को मिला के कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बना है। तो भारत सरकार के वैसे 5 टैक्स है। क्या क्या है, सबसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 2, सर्विस टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ये 5 टैक्स जीएसटी में सबज्यूम हुए हैं। ठीक है। और एसजीएसटी जो राज्यों का है, तो राज्य के कौन कौन कर उसमें समाहित हुए, तो मुख्य रूप से उसमें वैट है, एंट्री टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एडवर्टीजमेंट टैक्स है। ये तमाम तरह के जो टैक्स हैं वो इसमें समाहित हुए हैं, और इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बोलते हैं। एसजीएसटी और सीजीएसटी मोटा मोटी अभी एक कंसेप्ट ये मान के चलिए, जब भी आपको इस बाजार में आप सामान खरीदते होंगे, सपोज करिए कि आप गए एक मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल का बिल देता होगा तो उस पर देखे हुईगा जे एसजीएसटी इतना परसेंट और सीजीएसटी इतना परसेंट, यानी दोनों का परसेंटेज। जब बात होती है कि 18% टैक्स अगर मान लिया जाए कि वर्ष कंट्रैक्ट पर है, इसका मतलब ये हुआ कि 9% एसजीएसटी है और 9% सीजीएसटी है। जो कोई भी माल बिक्री होगा वो उस पर क्या होगा, एसजीएसटी भी होगा और सीजीएसटी भी होगा। एसजीएसटी स्टेट का होगा, जिस राज्य में वो ट्रेड होगा उस राज्य का होगा, और सीजीएसटी किसका होगा, सीजीएसटी तो भारत सरकार का है तो उसका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया में है। तो इंडिया में कहीं भी अगर माल की बिक्री होती है तो उस पर जो सीजीएसटी मिलता है वो भारत सरकार का है, और एसजीएसटी जो मिलता है वो राज्य सरकार का है। ठीक है। और जब आप लोग कहीं सुनते होंगे कि 18% टैक्स है वर्ष कंट्रैक्ट पर, या सपोज करिए कि टीवी पर जैसे कि 18% टैक्स है या 28% टैक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 5% किसी चीज पर जीएसटी है, इसका मतलब 2.5% एसजीएसटी है और 2.5% सीजीएसटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि सारे टैक्स मिल गए, और स्टेट का भी अपना जो तय हुआ उसमें वो सिस्टम के तहत एसजीएसटी उनका हिस्सा हुआ जो रिप्लेसमेंट है स्टेट के जो पूर्व के टैक्स का, और सीजीएसटी जो भारत सरकार के टैक्स का रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव मैंने इसलिए कहा कि इसमें भारत सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने, पूर्व में अधिरोपित किए जाने वाले 5 कर का इंटीग्रेशन हुआ है, और स्टेट के जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें पेट्रोलियम,
लीकर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उससे बाहर है। अब बाहर पेट्रोलियम तो बोलने के लिए बोल दिया जाता है, उसमें कौन कौन है? एक क्रूड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, और एटीएफ है जो हवाई जहाज का ईंधन होता है, और नेचुरल गैस। इन 5 चीजों पर अभी जीएसटी नहीं है, काउंसिल जब चाहे तो उस पर टैक्स लगा सकती है। तो कंप्रिहेंसिव समझ गए कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्लियर लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए कंप्रिहेंसिव है। वैल्यू एडेड टैक्स, उसके पहले हम ये डिस्कस करें कि जीएसटी इज मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स का मतलब ये हुआ कि सप्लाई चेन को समझिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि गुजरात में टीवी बना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वहां से वो किसी गुजरात के किसी स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट के यहाँ से बिहार के पटना में किसी वो होलसेलर के पास आया, होलसेलर के यहाँ से रिटेलर के पास गए, और रिटेलर के यहाँ से फाइनली कहाँ गया? कंज्यूमर के पास गया। कहने का मतलब कि राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के यहाँ जाएगा तभी कंज्यूम होगा ना। तो मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर के बीच में 4 स्टेज हो सकता है, 5 स्टेज हो सकता है। एक स्टेज तो हुआ कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ गुजरात में, वहां से स्टॉकिस्ट के पास गया, एक स्टेज हुआ। वहां से बिहार के होलसेलर के पास आया, दूसरा स्टेज हुआ। तीसरा स्टेज हुआ कि किसी रिटेलर के पास गया, और चौथा स्टेज हुआ कि वहां से कंज्यूमर के पास गया। तो 4 स्टेज में कमोडिटी आया, हो सके 5 स्टेज में भी आ सकता है, 6 स्टेज में भी आ सकता है, कहीं 3 स्टेज में आ सकता है। तो जब मैं कहता हूं कि जीएसटी इज मल्टी स्टेज टैक्स, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से जो स्टॉकिस्ट के यहाँ माल गया, उस पर जो एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी है वो चार्ज हो जाएगा उसके बिल पर। ठीक है। फिर स्टॉकिस्ट अगर बिहार के किसी होलसेलर को अगर सप्लाई किया है, तो फिर वो उस पर जैसे कि जीएसटी चार्ज करेगा। फिर स्टॉकिस्ट अगर रिटेलर को अगर बिक्री करता, सप्लाई करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी उस पर चार्ज करेगा, और फाइनली जब रिटेलर कस्टमर को बेचता है तो उस बिल पर चार्ज करेगा। आपके मन में एक स्वाभाविक सवाल आएगा कि एक ही महीने पर कितना बार टैक्स चार्ज हुआ? टैक्स चार्ज होगा, अभी हम लोग देखेंगे। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो हम आगे के स्टेज में आते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि हमको इस समझना है कि व्हाट इज मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स वही है कि बिक्री के हर चरण पर जीएसटी का लेवी होगा। राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अगर सेल करेगा स्टॉकिस्ट को, उस पर भी टैक्स चार्ज होगा। स्टॉकिस्ट अगर बिहार के होलसेलर को बिक्री करेगा, सप्लाई करेगा, तो वो उसको भी चार्ज करेगा टैक्स। होलसेलर अगर रिटेलर को सप्लाई करेगा, उस पर भी टैक्स चार्ज होगा। और रिटेलर अगर कंज्यूमर को बिक्री करता है तो उस पर भी टैक्स चार्ज होगा। फर्क ये है कि हर चरण पर तो लगेगा, लेकिन उसका एडजस्टमेंट होगा, जो हम अभी चूंकि हमको 4-5 पॉइंट डिस्कस करना है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये मल्टी स्टेज टैक्स है हर स्टेज पर। और एक चीज और, यहाँ बिक्री और सप्लाई, पूर्व के व्यवस्था में जीएसटी के आने के पहले बिक्री पर कर लगता था। चूंकि अब सिर्फ बिक्री नहीं है, अब इसमें मिल गया है एक्साइज भी, सर्विस टैक्स भी, और माल का ट्रांसफर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर बिक्री हो तो भी, और अगर सप्लाई हो तो भी, नॉट गुड्स का मूवमेंट कब हो सकता है? एक प्रक्रिया ये भी हो सकती थी। पूर्व में क्या बदलाव आया वो समझिए। जैसे पूर्व की व्यवस्था में जीएसटी आने के पहले, अगर गुजरात में अगर कोई माल, अगर टीवी बन रहा है, मैंने टीवी का एग्जांपल लिया, उसी को मैं खींचे जा रहा हूं, तो अगर टीवी का प्रोडक्शन हुआ, और सारा टीवी तो गुजरात में नहीं बिकेगा, वो तो हो सके 200 राज्य में जाना है। तो उस टीवी कंपनी का या तो कोई सीएनएफ एजेंट या उसका खुद का ब्रांच हो, सपोज करिए कि ओनिडा कंपनी या जो भी टीवी का कंपनी है, कुछ भी हो सकता है,
गुजरात में बना रहा है और बिहार में उसका सेल पॉइंट। तो गुजरात से पूर्व के व्यवस्था में जब माल बिहार आता था तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बिकॉज ये सेल नहीं था। वन हैंड कैन नॉट सेल टू अनदर हैंड। चूंकि टीवी गुजरात में बना रहा है, बिहार में बिक्री कर रहा है, वो बिक्री के लिए यहाँ आया है। जब एक बार बिहार आ जाता था, अगर खुद मैन्युफैक्चरर अपना यहाँ एजेंट रखा है या खुद का ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उसको बोलते थे स्टॉक ट्रांसफर, और इस पर टैक्स नहीं लगता था। ये उसके लिए स्टैट्यूटरी और रिक्वायरमेंट था, लेकिन टैक्स उस पर नहीं लगता था। लेकिन आज के इस बदली हुई जीएसटी की व्यवस्था में दाव स्टॉक ट्रांसफर इज नॉट ए सेल बट इट इज कवर्ड बाय सप्लाई। चूंकि अब अगर बिक्री के लिए भी माल यहाँ आता है बिहार में, जो बिक्री के परिणाम स्वरूप नहीं आया है, बिक्री के लिए आ रहा है, दोनों में अंतर है। एज ए रिजल्ट ऑफ सेल का आना वो बिक्री है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन बिहार अगर आ रहा है तो बिक्री तो नहीं है, बिक्री के लिए वो आ रहा है। तो ये सेल न होते हुए भी सप्लाई, ये सप्लाई है। और जीएसटी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि सप्लाई हो, बिक्री हो, या और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, उस पर टैक्स लगेगा। तो इसीलिए ये मल्टी स्टेज टैक्स है। जहां कहीं भी उसका ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई होगा, तो उस पर हर चरण पर टैक्स लगेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हुआ? अब उसी सप्लाई चेन को, हम जो एग्जाम्पल लिए हम उसी को लेंगे। सपोज करिए कि गुजरात में टीवी बना, 10,000 उसका कॉस्टिंग आया एक टीवी के बनाने का। फिर वहां से कहाँ गया, मैंने एग्जाम्पल लिया था जो गुजरात में ही किसी स्टॉकिस्ट के पास गया, तो उसमें क्या क्या लगेगा? इनवर्ड फ्रेट लगेगा, उसका अपना प्रॉफिट होगा, या और भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। और वो व्यापार कर रहा है स्टॉकिस्ट, तो सपोज करिए कि उसमें अन्य खर्चा के अलावे है, उसमें मैंने 10,000 टीवी का जो बेस प्राइस है और उस पर टैक्स को भी अलग रखिए, उस पर जीएसटी जो लगा वो अलग। अगर उस 10,000 में उसका 2,000 1,000 रुपया या कहिए कि 100 रुपया भाड़ा लगा है, लेबर खर्च है, उसका अपना प्रॉफिट है। अगर वो 12,000 पर कहता है कि नहीं 12,000 से कम पड़ता हम इसको नहीं बेचेंगे, हमारा 2,000 का खर्चा और प्रॉफिट हुआ, तो पहला क्या स्टेज पर कितना पर टैक्स लगा है जीएसटी?